Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the main topic of organizational structure, that is सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है एक मेन पर्सन के हाथों में होती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो पावर को मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्सन है, जो हेड है, उसके हाथों में ना होकर वो सबॉर्डिनेट्स में बांट दी जाती है या जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं उनको दे दी जाती है वो डिसीजन मेकिंग की पावर। तो यहां पर जो अप्रोच फॉलो होती है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि पावर टू टेक डिसीजन इन वन हैंड एट द टॉप। एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ पे जो टॉप लेवल होता है मतलब कि जो ऊपर के जो लोग होते हैं, जो मेन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। कहां पर, जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच, जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करती है तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, टॉप लेवल के लोगों के पास होती है। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस टाइप की कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन जो अप्रोच है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है, क्योंकि वहां पर जो वर्किंग ऑपरेशन होते हैं वो इतने नहीं होते हैं, बहुत कम वर्किंग ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन, जो टॉप लेवल पे एक पर्सन बैठा है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता है। इसलिए स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। बट ऑन द कंट्रेरी अगर हम लार्ज और बिग एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रलाइजेशन जो अप्रोच है वो उन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाएगी जिनका जो लेवल है वो छोटा है, दैट मीन्स स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं, उनमें जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं, जो भी उनको काम करना है वो लिमिटेड होते हैं। तो जो प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर मतलब कि जो मेन हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन का या ओनर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो इतना एबल होता है कि वो जो एक्टिविटीज बिजनेस में होनी है उनकी तरफ अपना पर्सनल अटेंशन दे सके। लेकिन अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर बिग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बहुत ज्यादा वर्क होना, वहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होना, और बहुत ज्यादा ऑपरेशंस को एक सिंगल पर्सन हैंडल नहीं कर सकता और सारे डिसीजन वही पर्सन लेगा। तो टाइम जो एक मेन फैक्टर रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी कमी होगी और हर एक काम क्या है, डिले होता जाएगा, हर एक डिसीजन डिले होता जाएगा। इसलिए जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं, स्मॉल लेवल एंटरप्राइजेस होती हैं, वहां पर सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है और बिग एंटरप्राइजेस में डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन अप्रोच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच हमने किया कि जो भी पावर है वो एक टॉप लेवल के एक पर्सन के पास होती है जो सारे डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड सिस्टम। मतलब कि जो भी सिस्टम होगा और जो भी प्रोसीजर होगा वर्किंग का, वो स्टैंडर्डाइज रहता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब सेम रहता है। जब एक ही पर्सन ने डिसीजन लिया तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही टाइप की डिसीजन को लेगा। तो यहाँ पर जो भी वर्किंग रहती है, ऑपरेशंस रहते हैं, वो सिमिलर नेचर के रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सिस्टम। सेकंड कहता है कि फैसिलिटेट्स इवेल्युएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहती है उसको इवेल्युएट करने में बहुत हेल्प मिलती है। इवेल्युएट करने में कैसे हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन जो है वो डिसीजन लेगा, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनको एक साथ अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी यही सेम कहता है कि हेल्प इन कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, की जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिपार्टमेंटेशन के बारे में समझाया था, जिसमें अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। तो यहाँ पर उसी डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है कि जो भी हमने परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमने बनाए थे, तो उन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जब हमें रिजल्ट हमें कंपेयर करना होता है, इवेल्युएट करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग कंपटीशन अप। ब्रिंग कंपटीशन अप का मतलब क्या है कि एक पर्सन ने जितनी भी पॉलिसीज हैं बना दी, जितने भी डिसीजंस हैं वो ले लिए। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे अच्छा किया जा सके, ताकि वो क्या है कंपेयर, जब उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया जाएगा तो वो ज्यादा हाईलाइट हो उनके काम को लेके। तो यहाँ पर कंपटीशन को अप करने के लिए भी जो हमारी सेंट्रलाइजेशन अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
करती है। नेक्स्ट आता है ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मतलब कि जो परफॉर्मेंस होती है, जो भी वर्किंग है, ऑपरेशंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सिर्फ एक ही तरह के डिसीजंस को फॉलो करते हैं और इस तरीके से वो इंप्रूव्ड होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है कि जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में कभी हम परचेज करते हैं या फिर जब हम सेलिंग भी बल्क में करें, तो उस बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। जब भी हम बल्क में कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जब भी हम बल्क में परचेज करके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके आएंगे तो भी हमारी बहुत सारी सेविंग्स जो है वो हो जाती हैं। और जब हम कस्टमर को क्वांटिटीज, लार्ज अमाउंट की क्वांटिटीज जो है वो ऑफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, लो प्राइसेस में भी उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आई होती है, जिससे हमारे प्रॉफिट या ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम कहें तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाती है। और सेंट्रलाइजेशन अप्रोच के कारण ही हम अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो एडवांटेजेस हैं उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज क्या कहता है कि हमारा एक ही पर्सन ने डिसीजन लिए, क्योंकि हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही पर्सन जो टॉप लेवल पे बैठा है उसने डिसीजंस ले लिए। तो यहाँ पर वो पर्सन क्या करेगा, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए सेम जो पॉलिसीज हैं वो बनाएगा, सेम डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको आपस में इंटरडिपेंडेंट रहना होता है। इंटरडिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से चलेंगे, मतलब कि एक साथ चलेंगे, उनको आपस में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इजली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव्ड। अब इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इन एडवांटेजेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो बहुत ही इजीली अचीव हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर पॉलिसी क्या है, सेंट्रलाइज है। लेकिन सेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं कि बिग ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम सेंट्रलाइज पॉलिसी अपना दे तो हमें ये एडवांटेजेस वहां पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एडवांटेजेस वहां पर मिलेंगे जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, प्लस आप सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अब हर एक चीज के अगर हम एडवांटेजेस करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एज अ कॉइन हैज टू साइड्स, हेड एंड टेल, as all the concepts have both merits and demerits, or we can say that the advantages or disadvantages. So the first disadvantage, destroy initiative of subordinates. अब सेंट्रलाइजेशन अप्रोच में हमने कितनी बार ये बात की कि सेंट्रलाइजेशन अप्रोच में एक हेड पर्सन होगा जो सारे डिसीजन लेगा और सबॉर्डिनेट्स किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस या अल्टरेशन उसमें नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जब सबॉर्डिनेट्स को इनिशिएटिव लेने ही नहीं दिया जाता तो यहाँ जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एक सुपरवाइजर के नीचे जो काम कर रहा है पर्सन, उसके जितने भी आइडियाज होते हैं, उसके जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं वो नहीं लिए जाते और यहाँ से उनकी इनिशिएटिव मतलब कि वो जो पहल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये जो मेन डिसएडवांटेज रहता है सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का। नेक्स्ट कहता है कि ओवर बर्डन ऑन फ्यू। दैट मीन्स जब भी हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को अपनाते हैं तो टॉप पर्सन जो होते हैं, टॉप लेवल के जो पर्सन होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो वही डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पर जो बर्डन होता है वो उन्हीं लोगों पर रह जाता है, कुछ एक लोगों पर ज्यादा बर्डन रह जाता है। नेक्स्ट कहता है लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑन इंपॉर्टेंट टास्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अगर डिसीजन मेकिंग में ही अपना कंसंट्रेशन लगा देंगे, पूरा का पूरा अपना दिमाग डिसीजन मेकिंग में लगाएंगे, तो वो जो इंपॉर्टेंट टास्क है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कौन करेगा? क्योंकि मेन काम तो टॉप लेवल का वही होता है ना कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करे, जो भी उनका ऑफिशियल वर्क है वो करे। लेकिन अगर वही डिसीजन मेकिंग लेने लगे तो सारा टाइम उनका जो है वो डिसीजन मेकिंग में चला जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, तो उस पर वो इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज या डीमेरिट बनती है सेंट्रलाइजेशन अप्रोच की। नेक्स्ट कहता है कि स्लो मूवमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन है वो टॉप लेवल लेगा तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस होंगे, दैट मीन्स जितने भी वर्किंग होगी वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, या हम कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना है, टॉप हमारी जो लोअर लेवल्स है ऊपर तक जाएगी बात की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे टॉप लेवल वाले, फिर नीचे क्या करेंगे, अपने डिसीजंस को भेजेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही लंबा जो है एक प्रोसेस हो जाता है, जिसमें एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, अगर आपके पास कोई भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, तो ये जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और स्लो मूवमेंट हो जाती है ऑपरेशन की, अगर हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर ये बनती है इसकी डिमेरिट।
नेक्स्ट आता है मोर डिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड मोर डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब कि अगर हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को अपनाते हैं तो यहाँ पर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनके एम्प्लॉइज के साथ इतने ज्यादा जो क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ क्लोज रिलेशन बनाने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और कस्टमर के साथ भी डायरेक्टली जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके कस्टमर के साथ भी डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, इसलिए अगर हम कस्टमर और एम्प्लॉइज के साथ अच्छा लिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। यही डिसएडवांटेज बनती है हमारी सेंट्रलाइजेशन अप्रोच की। नेक्स्ट आता है नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का कोई भी स्कोप नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर जो सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट कर रही है। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन होंगे वो स्पेशलाइज नहीं होंगे सभी फील्ड में। नो पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशन। सारे ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उन सब से फेमिलियर नहीं होंगे जो भी लोग हैं। स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं रहता है अगर हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच होती है वो सारा काम एक ही पर्सन करेगा या कुछ ही लोग करेंगे, जिसकी वजह से बाकी लोग जो होते हैं उनकी जो जितने भी आइडियाज होते हैं उनको नहीं लिया जाता या उनको इनिशिएटिव नहीं दिया जाता कि आप भी कुछ कर सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज या डीमेरिट बनती है हमारी सेंट्रलाइजेशन अप्रोच की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को अफेक्ट करती हैं। मतलब कि वो वेरिएबल्स जो हमारी जो सेंट्रलाइजेशन अप्रोच है उसको अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि अचीविंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस। मतलब कि अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन की यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी काम हो वो यूनिफॉर्म नेचर हो, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड नेचर के हो, सेम हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो काम है वो डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरह से काम करें, हमें तो सिर्फ कॉमन गोल को अचीव करना है, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम काम को सेम तरीके से करवाना चाहते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सेम वर्किंग प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं, उसको फॉलो करें, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब कि उनको आपस में जोड़ना। क्यों आपस में जोड़ना, क्योंकि जितने भी काम होंगे वो सिर्फ एक कॉमन गोल के लिए ही किए जा रहे हैं। कॉमन गोल मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो उन ऑपरेशन को इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ना ये आपस में रिलेट भी होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है कि कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, क्योंकि सेम ऑब्जेक्टिव है, कुछ कॉमन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच में क्या करते हैं, कुछ कॉमन पॉलिसीज, कुछ कॉमन प्लान्स, कुछ कॉमन प्रोग्राम्स को बनाते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स और पॉलिसी के थ्रू हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी मिलके क्या करते हैं, इंटीग्रेट होके क्या करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वहां पर भी तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो परचेज डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसे क्या करना है, रॉ मटेरियल को बिल्कुल चीपेस्ट कॉस्ट पे अरेंज करना है। प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसे क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, डिफेक्टिव ना हो, इस टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स को अपनाते हैं जिससे सेल्स इंक्रीज हो सके। जैसे कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनता है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट आ गया, तो उसका एक पर्सनल गोल क्या होता है कि जितने भी नए नए टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको सर्च आउट करना, उनको अडेप्ट करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिसर्च करके टेक्नोलॉजीज चेंज करना। तो ये सारी चीजें किसकी आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आ गई। तो मतलब इन सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग गोल है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाता है। वो सारे गोल्स किए जा रहे हैं क्योंकि उस कंपनी का जो कॉमन गोल है उसे अचीव करना है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी में डायरेक्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव ही तो
जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है। और सेंट्रलाइजेशन अप्रोच है, और सेंट्रलाइजेशन अप्रोच हमें क्या कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, एक ही जो पर्सन है, जो एग्जीक्यूटिव है, टॉप लेवल का जो एक पर्सन है, वही क्या करेगा, सारे टाइप के जो डिसीजंस है लेगा, और उसी पर्सन के पास हमारे डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप। प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप। अब प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप क्या कहता है कि जब एक पर्सन जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करता है, जो कि टॉप लेवल पे है, तो वो क्या है, एक लीडर है। अब जब वो लीडर है तो जब वो बार बार डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसकी जो पर्सनल लीडरशिप होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं लीड करूं आप लोगों को कि ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को इन पॉलिसीज को फॉलो करना है, मतलब कि मैं सारे डिसीजन मैं खुद लूं, तो उस बेसिस पे अगर मैं बार बार डिसीजन लेती रहूंगी तो उससे क्या होगा, मेरी जो लीडरशिप क्वालिटी होगी, मैं जितना ज्यादा आप लोगों को लीड करूंगी या आप लोगों को डायरेक्शंस दूंगी, उस बेसिस पे जो मेरी लीडरशिप क्वालिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर्सनल लीडरशिप जो होती है, उसकी क्वालिटी प्रमोट हो जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हैंडलिंग इमरजेंसीज। और अगर एक पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है तो वो क्या कर सकता है, हैंडलिंग इमरजेंसीज, मतलब जितनी भी अचानक से किसी भी तरह की कोई इमरजेंसीज हो गई तो उसको हैंडल बहुत ईजिली कर सकता है अगर एक पर्सन में इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते रहते हैं, जिसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट की भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी को बनाना बहुत जरूरी होता है, और अगर सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइप की डिसीजन मेकिंग करनी है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग जो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमने डिसेंट्रलाइजेशन तो किया ही नहीं। तो यहाँ पर जब सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को जब हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रहता है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। इन्वायरमेंट है उसको हम स्टेबल तो नहीं रख सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी में जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच। तो आज हमने सेंट्रलाइजेशन की मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स प्लस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो बी हेल्प्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।